Hello student, welcome to Academic Passion. Student, in this video we will discuss about the exercise 1.1 जो हमारा रियल नंबर चैप्टर का है क्लास 10th का और ये हमारा एनसीईआरटी पैटर्न का है। ओके, तो जिस भी स्टूडेंट के स्कूल में ये बुक चलती है एनसीईआरटी पैटर्न की उनके लिए है और सीबीएसई बोर्ड के लिए है। ओके, नाउ इसके अलावा भी अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है रियल नंबर की तो ये आपके लिए। ओके, तो हमारा एक्सरसाइज बेसिकली क्या एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमारा क्या है बहुत सारे क्वेश्चंस है उसे हमें सॉल्व करनी है। आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो अगर नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको देख लीजिए बिकॉज बेटा अगर आप कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हो मैथ्स में तो आपको उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये टॉपिक होते क्या हैं। जैसे यूक्लिडीज है, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है वो क्या होता है, इनका लेमा क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, मीन्स आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ओके, अदरवाइज क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नाउ मूव टू द एक्सरसाइज। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यू यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड एसईएफ। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बताया था, एक एग्जांपल भी मैंने दिया था कि किस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन का यूज करके एल्गोरिदम का यूज करके हम किस तरीके से एसईएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैंने उसमें जो एग्जांपल लिया था यही पहला एग्जांपल ही लिया था, मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्या करना है बेटा, आप बोर्ड एग्जाम में कभी भी अगर आप आंसर क्या करें आंसर राइट कर रहे हो तो एक प्रॉपर वे में करो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से समझ में आता है बट वो एक्सप्लेनेशन बहुत मतलब बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन में बहुत कम लिखते हैं, बहुत कम लिखते हैं इन द सेंस वो अधूरा अधूरा ऊपर का बस ओवरव्यू दे देते हैं कि हाँ ये ऐसे इसका आंसर आ गया ऐसे। तो बेटा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो आप एक्सप्लेनेशन में इतना कम क्यों लिख रहे हो, अच्छे से लिखो, एकदम सिस्टमैटिक वे में लिखो ताकि अगर वो 4 मार्क्स का है तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिले, ना कि 3 मार्क्स मिले। ओके, तो मैं इस वीडियो में मेरे जितने भी वीडियोज में मेरा ये पर्पस है कि आप लोग को एग्जाम में कैसे आंसर राइट करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ये करके बताया है ताकि आप ये किस तरीके से आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखने हैं कि गिवन क्या है, हमें क्या सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है। थोड़ी बहुत वहाँ पे वर्ड्स का भी इस्तेमाल करिए जहाँ पे मीन्स आपको इतना ज़्यादा भी नहीं लिख देना है और इतना कम भी नहीं लिखना, मीन्स आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करना है। बिकॉज बेटा जब आपकी कॉपी चेक होगी तो उस टाइम पे आप नहीं वहाँ पे रहोगे प्रेजेंट, ठीक है। तो आपने जो अपनी कॉपी में लिखा हुआ है वही आपका जो होगा वही एनालिसिस होगा यहाँ पे, वहाँ पे क्या होगा तो आपके मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए आप लिखने का तरीका सही करो, ठीक है। नाउ अब हमारा पहला क्वेश्चन है, आप 135 एंड 225। पहला एल्गोरिदम क्या बोलता है, पहला एल्गोरिदम ये बोलता है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हियर 225 इज ग्रेटर देन 135, तो पहला तो आपने ये लिख दिया। अब फिर आप लिख दोगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, और उनका एल्गोरिदम क्या है ये है। बेटा आपको ये रिमेंबर करना है। ओके, नाउ हैव टू रिमेंबर। नाउ अब यहाँ पे हमने क्या किया है, धीरे धीरे हमने इसका तब तक आपको ये इसका लेमा लगाते जाना है, तब तक ये एल्गोरिदम यूज करोगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ पे जो नंबर बड़े होंगे उससे छोटे वाले नंबर से उसको डिवाइड करोगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा ये बड़ा था ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे तो 135 से आप क्या करोगे 225 को डिवाइड करोगे। तो 135 वन जा 135 एंड 0 एंड आपका ये आ गया 90, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए का वर्क ये कर रहा है, ठीक है, और बी का वर्क ये कर रहा है और क्यू का वर्क ये कर रहा है और रिमाइंडर हमारा 90 आया है, ठीक है। तो अब तब तक करोगे जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने यहाँ लिखा 135 और ये हमारा क्वेश्चन आया है और ये हमारा रिमाइंडर आया, आपने लिख दिया। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते जाओगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जो आपका डिवीजर यहाँ पे है उसको रखोगे, ठीक है, और जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर आया है आप इसको यहाँ पे रखोगे। तो आप इसको क्या करोगे, अब 90 से 135 में से जो 135 बड़ा है आपका 90 से, तो आप इससे क्या करोगे 90 से आप 135 को डिवाइड करोगे। तो 90 वन जा 90 दैट इज 45। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा 90 इंटू 1 ओके एंड 45। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये सब इसी के फॉर्म में लिख रहे हैं। ओके, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है बेटा तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसे देखिए,
बिकॉज उसमें मैंने एक एक चीज़ों को बहुत डिटेल वे में समझाया है कि ये टॉपिक क्या बताता है, क्या हमें करना है, कैसे करना है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चंस करने के लिए बहुत इजीली आप कर सकते हैं इसे। नाउ तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे 90 से 145 को करेंगे, रिमाइंडर है हमारा। तो आप क्या करोगे, 45 से आप 90 को करो, जो बड़ा होगा उससे हम छोटे वाले से बड़े वाले को नंबर को डिवाइड करते हैं। 45 टू से 90 होता है। अब आप यहाँ देख रहे होगे कि हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया एंड हमारा पर्पस कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने क्या देखा, हमने यहाँ देखा रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया है। तो जब भी रिमाइंडर जिस वे में जीरो आता है, आप याद रखो वही डिविजर आपका आंसर होता है, वही आपका HCF होता है। तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो HCF क्या होगा इसका, 45 होगा। ओके आपको इसके भी अलग तरीके HCF निकालने के बताए गए हैं प्रीवियस क्लासेस में, बट बेटा आपको इस क्लास में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को ही लगा के सॉल्व करना है। ओके नाउ आई होप यू गॉट इट। तो इसे आप ये नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ ये बस मैंने आपको समझाने के लिए एक दो स्लाइड इसमें छोड़ी हुई है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। अब हमारा ये देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से बिगर कौन है, इन दोनों में से बड़ा ये है। तो हमने क्या किया, हमने ये बड़ा है तो हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। बेटा आप क्लास 10th में हो तो आई होप मैं इतना तो कर सकती हूँ कि हाँ इतना तो मैं आपको, मुझे इतना तो लगता है कि आपको डिवीजन तो आता होगा। ओके तो आप क्या करोगे, 196 से यहाँ पे क्या नंबर था हमारा, 3822 3822। जब आप 196 से 3822 को डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी 196 पे तो आप कर ही रहे हो, तो 195 आएगा आपका क्वेश्चन और रिमाइंडर आपका जीरो आएगा। ओके जैसे कि आपने यहाँ पे मैं एक बार करके बता देती हूँ ना। तो आप क्या करोगे, 196 यहाँ पे 3822 को करोगे तो यहाँ पे ऐसे कर दोगे, 196 196 हो गया। ये हमारा हो गया। अब ये हमारा 2 को नीचे वो कर दो, 9 टाइम्स करो, ये हमारा हो गया। ठीक है अब यहाँ पे जीरो जीरो ही है। ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया। तो आप देख सकते हो इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करोगे और इससे जीरो रिमाइंडर हमारा आएगा। तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा है। ओके तो बेटा आई होप कि आपको रिमाइंडर, तो आपको डिवीजन तो आता होगा कि आपको कैसे रिमाइंडर निकालना है। तो अब ये किसके फॉर्म में लिखा गया है, ए प्लस सॉरी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा है। ओके जो यूक्लिड लेमा है। तो हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया। रिमाइंडर जीरो आता है तो हमारी ये वाली जो वैल्यू होती है वही हमारा HCF होता है। आप देख सकते हैं 196 का HCF। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देख सकते हैं, आप जो हमारा बड़ा वाला नंबर है उससे छोटे वाले नंबर को आपको डिवाइड करना है। मैंने यहाँ साइड में डिवाइड नहीं किया है बट आपको डिवाइड करना है यहाँ पे साइड में 225 से 867, ताकि एग्जामिनर देखे कि हाँ आपने डिवाइड किया है, प्रॉपर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसको थोड़ी सी मेहनत किया है। तो अगर ये 6 मार्क्स का है तो आपको 6 मार्क्स पूरे मिलेंगे। अदरवाइज आप थोड़ा थोड़ी चीजें यहाँ थोड़ा सा ये ऐसे लिख दे रहे हो तो नंबर नहीं मिलने वाले हैं पूरे। ओके मिलेंगे बट 5 में से आपको 2 या 3 मार्क्स ही मिलेंगे। ओके तो आते हुए क्वेश्चन को बेटा आप अपने नंबर क्यों खो रहे हो, इससे अच्छा ये कि एक्सप्लेनेशन अच्छा दो ना। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से सारे क्वेश्चन करने। मैंने यहाँ लिखा ये रिमाइंडर जीरो नहीं है, लास्ट में हमारा रिमाइंडर जीरो आया तो हमारी ये 51 जो होगा हमारा डिवीजन, तो सॉरी ये हमारा एसपीएफ होगा ना। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो यहीं से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है। यहाँ पे बोला गया है शो दैट पॉजिटिव और इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ द 6q+1 6q+3 एंड 6q+5। आपको ये शो करना है कि जो भी पॉजिटिव और इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे क्यू हमारा एक इंटीजर है। तो बेटा अगर आप यहाँ पे यूक्लिड लेमा पढ़ रहे हो तो आपको तो ये बात तो सपोज कर ही लेना चाहिए कि यूक्लिड लेमा से ही रिलेट कर रहा होगा। आप देख सकते हो ये बी क्यू प्लस आर का वर्क कर रहा है। ठीक है तो हम इससे मुझे इससे ट्रिक पता चल गई कि मुझे क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके बेटा अगर समझ के करोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसे रख लेंगे तो रटो ठीक है, लेकिन इतना भी ना रटो कि आपको कॉन्सेप्ट ही ना समझ में आए।
तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लिया एक ए हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, और हमारा क्यू क्या है, क्यू एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, और हमारा रिमाइंडर 0 1 2 3 4, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी वैल्यू 5 तक दी गई है, ओके, तो आप जहाँ तक इंक्रीज करना चाहते हो अब तक करो। तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया बाई यूक्लिडियन एल्गोरिदम। तो हमने यहाँ पे जो यूक्लिडियन एल्गोरिदम लिखा हमने, यहाँ पे हमें बी की वैल्यू 6 दी। आप सपोज कर लो कि बी इज इक्वल टू क्या है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे b इज इक्वल टू 6 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 6q प्लस आर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे जो r की वैल्यू है हमारी, हम क्या करेंगे, वन बाय वन पुट करेंगे। अगर आप r की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो ये आएगा, r की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो 6q प्लस 1 आएगा, 2 के केस में हमारी वैल्यू ये आएगी, 3 के केस में ये आएगी, 4 के केस में ये आएगी, आगे चल के 5 के केस में ऐसे बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे 0 का कोई भी मतलब नहीं है, तो हमारी वैल्यू 6q हो गई, 6q प्लस 1 4, ये हमारी वैल्यू आ गई, ओके। जहाँ पे a क्या है हमारा, एक a जो है हमारा एक इवन इंटीजर है, ओके। नाउ अगर कोई इवन इंटीजर है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो 2 से डिविजिबल होगा, ओके। तो 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये इवन इंटीजर, आप देख सकते हो कि ये 6q प्लस 4 है, तो हमें ये दिखने से लग रहा है कि हाँ ये इवन इंटीजर हो सकता है ना, क्योंकि ऑड नंबर ऐड करोगे तो वो इवन बन जाएंगे ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे वो इवन हो और पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, एंड तो एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, और किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। थ्योरम से मतलब आपको एक वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ था क्वेश्चन, तो जो आपने प्रूव कर लिया कि हाँ मेरे, तो आपको क्या करना है, यूक्लिड लेमा का यूज करना है, यहाँ पे बी की वैल्यू 6 पुट करनी है, आर की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे पुट करके इसको शो कर देना है, ओके। तो बेटा जो ये मैंने जैसे लिखा है इसको ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, और एग्जाम में भी इसको ऐसे ही लिखना है, समझ के पढ़ो। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है। An army contingent, 16 members, is to march behind any army band of the members in a parade. The two groups are to march in some number of columns. What is the maximum number of columns in this diagram? Okay? यहाँ पे आर्मी कंटिजेंट मेंबर जो है, जो हमारी वैल्यू इंफॉर्मेशन जो दी है क्वेश्चन की, आप पहले गजर करो इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का की पॉइंट था हमारा, आर्मी कंटिजेंट में मेंबर कितने थे, तो हमने लिख लिया 16 मेंबर है, ओके। एंड द सेकेंड थिंग, बैंड मेंबर कितने थे, बैंड मेंबर कितने थे, देयर आर 32 मेंबर, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूक्लिड एल्गोरिथम लगाओगे। तो आप ये एक ट्रिक तो सीख ही लो कि यहाँ पे अगर आप इस चैप्टर में है विजिट कर रहे हो तो आपको यूक्लिड लेमा तो भर भर के यूज करने हैं, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे 616 इज ग्रेटर देन 32, यूज कर लो। 32 से आप 16 को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद हमारी ये वैल्यू आएगी, और एक रिमाइंडर आ रहा है, अभी हमारा रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप ऐसे इतने काम नोट कर सकते हो। तब क्या करोगे, इन दोनों को अगले स्टेप में लेके जाओगे, 8 से 32 को करोगे तो हमने देखा 8 हो जाए 32 होता है, 0 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा 8 जो है क्या आ जाएगा, एस सी एफ आ जाएगा। एस सी एफ मीन्स आपका आंसर है, तो हमने देखा एस सी एफ इज 8, ओके। बेटा लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, ओके ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे, यहाँ पे बोला है कितने कॉलम बना सकते हैं, तो मैक्सिमम कॉलम जो है 32 जो हमारे क्या है, 32 आर्मी बैंड नंबर है, और जिसमें 16 कंटिजेंट है, तो इसमें से जो मैक्सिमम नंबर कॉलम बना सकते हैं वो 8 कॉलम है, ओके, बिकॉज एस सी एफ इज 8। आई होप यू गॉट इट। तो बेटा इसको आप बहुत पॉज करो वीडियो को, इसे नोट डाउन करो, और ये डिवीजन मैंने किया नहीं है, आप साइड में कर लेना। इतना तो आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो बेटा सीखो, क्योंकि बेसिक चीजें अगर आपको नहीं आती हैं तो आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हो, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। नाउ अब यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे तो इन्होंने सीधे मेंशन किया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द 3m 3m प्लस 1। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3m प्लस 0 हो सकता है, ये 3m प्लस 1, तो हम देख सकते हैं ये यूक्लिड लेमा ही है, देयर इज नथिंग डिवीजन यूक्लिड डिवीजन, ओके। तो अब हमने जैसे आई थिंक इसके पहले वाले क्वेश्चन, इसके पहले के पहले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था, आप हर जगह पे ये चीजें मानो, ठीक है। वहाँ पे 6 मैंने बी की वैल्यू मानी थी, अब यहाँ 3 अवेलेबल है तो आप 3 मान लो। तो हमने एक लाइन यहाँ पे लिखी, कुछ लाइन जो होती है कॉमन है बेटा लिखने के लिए, तो आप इसे लर्न भी कर सकते हो। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने ए को एक पॉजिटिव इंटीजर सपोज किया, ठीक है।
और b की वैल्यू 3, और b की वैल्यू 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू दी हुई है तो हमने इसको सपोज कर लिया ना। अब हमने यहाँ पे यूज किया बाय द यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन के थ्रू हमें ये पता है कि ये वैल्यू होती है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, उसको देखो, वीडियो को, इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखिए, आई वुड सजेस्ट। ओके ना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को हमने 3 पुट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर भी मैंने ये बात बोली थी। और r की वैल्यू जो होती है 0 और b के बीच में होती है, और यहाँ b की वैल्यू 3 है तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, तो हियर रिमाइंडर इज r मस्ट बी होल नंबर, और हमारे r की वैल्यू जो है होल नंबर में होनी चाहिए, जो आप इसके पीछे भी देखते आ रहे हो। और यहाँ 2 तक इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 तक मैंने कहा है कि यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर जो cn प्लस 1 है, तो हमें कुछ वैल्यू तक निकालनी है, तो हमने यहाँ पे 0 1 कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू 0 करोगे तो केवल 3q आएगा। ओके ना, r की वैल्यू 1 करोगे तो 3q प्लस 1, r की वैल्यू 2 करोगे तो 3q प्लस 2 आ जाएगा। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हम r की वैल्यू 0 करेंगे तो a की वैल्यू 3q आएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोला गया था बेटा, स्क्वायर की बात की गई थी, स्क्वायर इज नंबर। हम क्या करेंगे, दोनों साइड इसको इक्वेशन 1 सपोज करेंगे, और इसमें दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर हमने किया, ये 3 की स्क्वायर है, तो बेटा अगर ये 3 की स्क्वायर है, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो 3 का भी स्क्वायर है और ये 3 का भी स्क्वायर है। और 3 का स्क्वायर आपको पता होगा 9 नहीं होता है, अगर नहीं पता है तो लर्न करो। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9q² हो जाएगी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है, बाकी इसको नोट डाउन करने हैं। स्क्वायर है। अब हमें पता है कि हम 9 को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है 9 को क्या लिख सकते हैं, हम 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। तो हमने जब यहाँ पे 9 को 3 × 3 लिखा, तो यहाँ हमारी वैल्यू 3 की स्क्वायर अलग हो गई, 3 अलग हो गया, तो हमने 3 की स्क्वायर को क्या सपोज किया, नेक्स्ट स्टेप। अब हम r की वैल्यू 0 करेंगे तो a की वैल्यू 3q आएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोला गया था बेटा, स्क्वायर की बात की गई थी, स्क्वायर इज नंबर। हम क्या करेंगे, दोनों साइड इसको इक्वेशन 1 सपोज करेंगे, और इसमें दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर हमने किया, ये 3 की स्क्वायर है, तो बेटा अगर ये 3 की स्क्वायर है, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो 3 का भी स्क्वायर है और ये 3 का भी स्क्वायर है। और 3 का स्क्वायर आपको पता होगा 9 नहीं होता है, अगर नहीं पता है तो लर्न करो। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9q² हो जाएगी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है, बाकी इसको नोट डाउन करने हैं। स्क्वायर है। अब हमें पता है कि हम 9 को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है 9 को क्या लिख सकते हैं, हम 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। तो हमने जब यहाँ पे 9 को 3 × 3 लिखा, तो यहाँ हमारी वैल्यू 3 की स्क्वायर अलग हो गई, 3 अलग हो गया, तो हमने 3 की स्क्वायर को क्या सपोज कर लिया, n सपोज कर लिया। क्यों किया, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई एक अलग तरीके का इंटीजर है, तो हमने इसे 3 की स्क्वायर को ही m मान लिया। ठीक है, तो हमने इसको a² = 3m। अब बिल्कुल सेम पैटर्न हम इसके साथ भी करेंगे, बोथ साइड आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद बेटा यहाँ पे जिस आइडेंटिटी का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको यहाँ लिख सकते हो। आइडेंटिटी के बारे में आपको क्लास बताया गया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेटा आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्लास 9 के मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, मैंने आई थिंक रिसेंट वीडियो अपलोड किया हुआ है। 30 मिनट का है, तो बेटा अगर आप 30 मिनट पढ़ लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, बस आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जस्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें आइडेंटिटी के बारे में भी है, हर एक चीज़ों के बारे में बताया मैंने, तो इसे पढ़ लीजिए आप। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारा, x² y² प्लस 2xy। ये सब फॉर्मूले अगर आप लिखते हो ना, तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि एग्जामिनर को लगता है हाँ स्टूडेंट फॉर्मूले भी याद है, इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए, मीन एफर्ट दिया है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे ना। यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे खोल दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ओपन किया। ठीक है, कैसे किया आपको ये पता होगा ना। अब हमने देखा कि यहाँ पे इन दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहे हैं, इसको मैंने अभी सेपरेट रखा, इन दोनों में 3 कॉमन मिल रहा था। ओके, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 2 = 6। अब हमने इसको क्या मान लिया, इसको हमने m मान लिया। ठीक है ना, तो हमने इसको क्या मान लिया, इसको पूरे को m मान लिया, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, a² = 3m+1। अब हम क्या करेंगे, इसके पहले हमने किया a² = 3m आया, अगले स्टेप में स्क्वायर किया हमने a² = 3m+1 आया, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में हमारा a² = 3m+2 आएगा। ओके ओके, चलिए हम देखते हैं क्या आता है। हमने 2 रखा, इसको हमने स्क्वायर किया, a प्लस b का होल स्क्वायर है, वैल्यू हमारी ये आई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा a² = 3m+1। ठीक है,
तरीके से हेंस अब हमने देखा कि आगे स्टेप कैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो हेंस फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मीन्स इसका जो रिजल्ट आया है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ द मीन्स अगर आप किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हो तो या तो वो 3n के फॉर्म में आते हैं जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, या तो वो 3n+1 के फॉर्म में आते हैं। 3n के फॉर्म में मीन्स ऐसे आ सकते हैं या तो इस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो बेटा ये आई थिंक 3 पेजेस में आया है, तो आप इसे वन बाय वन करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है अपने दोस्तों को नहीं शेयर किया है तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ना। ठीक है, ठीक है। और इस वीडियो का मेन पर्पस है आपको एग्जाम में कैसे आंसर शीट लिखना है, ठीक है। आंसर शीट आपको किस तरीके से अपने क्वेश्चन के आंसर देना है, मेन आपका यही है कि आप किस तरीके से लिखोगे। तो जैसे जनरलाइज्ड वे में मैंने इसमें लिखा है, आप ऐसे एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इज से दैट क्या बोल रहा है, Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is form of the 9m 9m plus 1 and 9m plus 8। आप देख सकते हो, आप फर्स्ट क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे थे इससे रिलेटेड वहाँ पे 3 दिया हुआ था b की वैल्यू, सेकेंड में आपको दिया हुआ था b की वैल्यू 6। अब इस क्वेश्चन में आपको b की वैल्यू जो है आप मान सकते हो कि कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि अभी 3 ही मानो क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे वही लाइन लिखी है a इक्वल टू ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। अब ये 3 लाइन में कैसे कन्वर्ट होगा आगे हम देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जैसा कि हम जानते हैं यू हैव टू राइट हियर, ओके ना। तो यहाँ पे हमें पता है r की वैल्यू होल नंबर होगी रिमाइंडर, और रिमाइंडर को हमें कैसे लिखना है 1 2 0 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पे देखा बिल्कुल सेम है जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था, हमने लिख लिया ना। अब यहाँ हम देख सकते हैं जब हम r की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारा दोनों तरफ क्यूब, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्यूब करने के लिए बोला गया है, लास्ट क्वेश्चन में हमें स्क्वायर करने के लिए बोला गया था, तो हम इस क्वेश्चन में अब क्यूब करने वाले हैं। तो हमने दोनों तरफ क्यूब किया। तो जब आप बेटा थ्री का क्यूब करते हो, थ्री क्यूब का होल क्यूब है, तो ये थ्री का भी क्यूब होगा यानी थ्री का भी। थ्री का क्यूब क्या होता है 27 होता है। अगर आपको नहीं लर्न है तो लर्न करो, ओके ना। ये हमारी वैल्यू हो गई, तो हमने यहाँ पे रख दिया। इसको थोड़ा मैं इरेज कर दे रही हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे नोट्स बनाने हैं। ठीक है हाँ। बेटा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको नोट्स भी दे रही हूँ, तो आप इस नोट्स को बहुत अच्छे से लिखना है। अगर आपके स्कूल में चेक हो रहा है तो स्कूल में भी लिख सकते हो, प्री बोर्ड में लिख सकते हो, और आप अपने बोर्ड एग्जाम में तो राइट करने के लिए किया है ये ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि 9 3 का 27 होता है कि नहीं होता, तो हमने 9 को आगे कर दिया, ये 3 क्यूब क्यूब हो गया। हमने इसको कैपिटल एन सपोज करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में एन की बात की गई थी, तो आप कैपिटल एन मानो या आप स्मॉल एन मानो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने थ्री क्यूब क्यूब कर दिया, तो हमारी एक क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, एक क्यूब की वैल्यू आ गई 9 है, ठीक है। ऐसे ही हम आगे करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देख सकते हैं क्यूब करेंगे आगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी। ये बेटा ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ओके। आई होप आपको ये आइडेंटिटी लर्न होगी, ये 9 क्लास में लर्न करवाया गया था। अगर नहीं लर्न किया है आपने तो आप क्लास 9 का नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, ओके ना। तो हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे 9 कॉमन मिल रहा है, तो हमने 9 कॉमन ले लिया, तो हमने इसको जो है कैपिटल एन सपोज कर लिया, तो हमारी वैल्यू 9n+1 आ गई, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लिक करोगे, थ्री हमने यहाँ पे थ्री वैल्यूज दिया है, तो थ्री वैल्यूज में 9n+8 आ गई। तो हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से ये प्रूव हो गया कि कोई भी क्यूब होती है किसी पॉजिटिव इंटीजर की, वो इसके फॉर्म में आती है। लास्ट वाला जो स्क्वायर था बेटा, तो वो आपका 3m+1 एंड 3m+2 के फॉर्म में आ रहा, सॉरी 3n+1 के फॉर्म में आ रहा था। बट अगर आप किसी चीज का क्यूब करते हो तो इसके फॉर्म में ही आएगा, ओके। ये एक लाइन होता है कि अगर आप किसी इंटीजर का क्यूब कर रहे हो तो ऐसे आएगा, स्क्वायर कर रहे हो तो ऐसे आएगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट इट। तो ये हमारा 3 स्लाइड में था, आई थिंक 4 स्लाइड में है, तो आप इसे नोट डाउन करिए। नोट डाउन नहीं करना था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। फर्स्ट स्लाइड, ये सेकेंड स्लाइड,
थर्ड स्लाइड। बेटा आइडेंटिटी लर्न कर लो, अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन करते ही क्या करोगे, जब आप यहाँ पे फंस जाओगे, क्योंकि आपको आइडेंटिटी नहीं लर्न होगी। ये आपका लास्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, तो बेटा थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड आपको और किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, वीडियो कैसे। Hello student, welcome to Academy Passion. Student, in this video we will discuss about the exercise 1.2 जो हमारा रियल नंबर की एक्सरसाइज है 1.2 और ये हमारा NCERT पैटर्न पे। ओके, NCERT पैटर्न पे और CBSE बोर्ड के लिए भी है। तो जिस भी स्टूडेंट के स्कूल में ये बुक चलती है उन सारे स्टूडेंट के लिए है जिनमें भी NCERT चलती है। ओके, नाउ तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए है। बोर्ड एग्जाम के लिए क्या मेन, इस वीडियो का मेन आपका एम है कि आपको किस तरीके से आंसर शीट राइट करनी है। आंसर शीट में जो होती है आप क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर को वहाँ पे लिखोगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे ध्यान दिया है। और एक्सप्लेनेशन मीन्स आपका गुड एक्सप्लेनेशन कैसा होता है, आपको इस तरीके से करने हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। दैट इज वेरी इजी, जो आप इसके पहले भी पढ़ते आ रहे हो, क्लास 7th 8th ऐसे पढ़ते आ रहे हो कि आपको जितने भी नंबर्स दिए जाएंगे आपको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख देने हैं। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स आपको एलसीएम फॉर्म करने हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे 140 दिया हुआ है तो आप 140 का एलसीएम करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है, मैं यहाँ पे करके दिखा दे रही हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है, ना। तो हमारी ये वैल्यू दी हुई है, तो हमने यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो आप देख सकते हो जैसे कि ये हमारी वैल्यू, तो हमने यहाँ पे लिखा ये 2 टाइम्स है तो हमने 2 की पावर 2 लिख दिया एंड 5 into 7 लिख दिया, 1 आउट दिया। बस आपको इजीली ऐसे ही करने इस टाइप के क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 156 का एलसीएम यहाँ पे फॉर्म कर लिया, और ये एलसीएम की वैल्यू तो लिख दिया बट मैंने एलसीएम निकाला नहीं। ये एलसीएम का स्पेस मैंने आपके लिए छोड़ा था, फिर भी मैं दे रही हूँ। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है 2 पावर 2 एंड 3 into 13, ये हमने वैल्यू रखी है। ओके, नाउ यहाँ पे इसको ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ये जैसे कि आप देख सकते हो इसको एलसीएम करना है। एलसीएम करने के बाद जो वैल्यू ये 2 टाइम्स है तो 3 पावर 2, 2 टाइम्स है 5 पावर 2 एंड 17 एवरेज है, तो इसको हम ऐसे लिख दिए। बस आपको ऐसे ही लिखना है, एलसीएम साइड में सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट में भी आपको यही काम करना है। तो बेटा ये आपको खुद करना है एलसीएम, ये आपको एलसीएम खुद करना है। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज को लिख दिया है, कैसे करना है, ये वैल्यूज कैसे आई, ये आपका हिंट है कि ये 5 से कटने वाला है, 7 से कटने वाला है, 11 से और 13 से। तो आप यहाँ पे एलसीएम कर लेना। बेटा एलसीएम इंपॉर्टेंट है, मैंने इसकी इसलिए किया ताकि आप इसे प्रैक्टिस करें। ओके, नाउ ये आप देख सकते हो ये तीनों प्राइम नंबर से कट रहा है, तो आप सबसे पहले 17 की टेबल से इसे कट करोगे एंड आफ्टर दैट 19 की टेबल से एंड आफ्टर दैट 23 की टेबल से करोगे, तो ये वैल्यू आपकी आएगी जो यहाँ पे आप पुट करोगे। ओके, तो आपको एक तरीके से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लर्न भी कर लेंगे कि 7429 होगा, इसमें 3 प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, तो आप एग्जाम में स्टक नहीं होंगे। इन द सेंस आपके एग्जाम में आप लोग सपोज करो एग्जाम में आ जाए, तो इतने बड़े बड़े नंबर आप कहाँ से सपोज करोगे कि 1 से तक करोगे, 2 से 3 से 4 से 5 से, ये किससे करने वाला है। इससे अच्छा ये कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए कि इस टाइप के नंबर के कौन से डिविजिबल नंबर्स होते हैं कि इससे डिविजिबल हो जाए। ओके, दैट लाइक 17, 19 एंड 23, तो आपको ये थोड़ा सा लर्न कर लेना चाहिए, मैं ये सजेस्ट करूँगी। ठीक है ना, ये हमारा आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही करने वाले हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इजी, जो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। बेटा ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ये एक फॉर्मूला होता है। जो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे किसी भी 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। जैसे आपको कोई 2 नंबर दिया जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको उन 2 नंबर से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं एंड जो भी वैल्यू पूछी जाएगी आपको फाइंड करनी है। ओके, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे, जो नंबर्स दिए गए हैं हमने ये लिख लिया। उसके बाद हमने 26 का और 91 का अलग से एलसीएम ले लिया।
एलसीएम आपको 26 का सेपरेट लेना है, 91 का सेपरेट, आपको ये एलसीएम लेना ही है साइड में, अदरवाइज आप ये लिख नहीं पाओगे। ठीक है, हमने लिख लिया। तो अब हम इन दोनों में से एलसीएम करेंगे। एलसीएम हमने किया तो क्या है हमारा 2 7 13 आया, और इसका एचसीएफ किया तो हमारा केवल 13 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ जो है हमारा 13 आ गया। ओके, तो अब हमारा क्या है, आपको यहाँ पे वेरीफाई करने से ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो आप क्या करोगे, एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया हमने, आप देख सकते हैं हमने मल्टीप्लाई किया तो 2366 आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट हम दोनों नंबर को प्रोडक्ट करेंगे। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, तो दोनों नंबर को हम प्रोडक्ट करेंगे, तो हमने प्रोडक्ट किया तो ये है, तो हम देख सकते हैं दोनों इक्वल है। तो है प्रूव्ड कि ये जो है वेरीफाई हो गया कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन किसी भी दो नंबर की प्रोडक्ट, किसी भी क्या यहाँ 26 और 91 ही दो नंबर है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आया है। ओके, जो हमारा वेरीफाई हो गया, तो आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस वेरीफाई, इसे नोट डाउन कर लो, आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखने हैं। हाँ, इस तरह के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। फर्स्ट आपको एलसीएम फाइंड आउट करने हैं, एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। एलसीएम जैसे हमने निकाला तो यहाँ पे ये वैल्यू है, आपको दोनों निकाल के दिखा देने हैं, देख लिया हमने, दोनों इक्वल है तो ये वेरीफाई हो गया, बेटा ये सॉल्व कर लेना। ओके, आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए एलसीएम वगैरह करने के लिए ना। इसको भी हमें ऐसे ही करना है, आपने निकाला, आप देख सकते हैं ये वैल्यू आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीजें बेसिक होती है, फाउंडेशन बेस होती है, आपको फाउंडेशन बेसिकली होते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ। अब हमारे लास्ट में क्या था, 2 नंबर थे लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें 3 नंबर दे दिए गए हैं, और यहाँ हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड को अप्लाई करते हुए लिखना है। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं, हम सबसे पहले सारे नंबर्स का अलग अलग एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे नंबर हैं, इसे आप आसानी से आप कर लोगे। तो हमने इसका एलसीएम निकालिया, एलसीएम निकालने के बाद हमने इन तीनों नंबर का एचसीएफ किया, जैसे कि आप देख सकते हो जो तीनों में कॉमन है वो हमारे एचसीएफ है 3, और एलसीएम तो हमारा हाईएस्ट कॉमन होता है, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, बस आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, दैट इज वेरी इजी। ओके, अगर ये एग्जाम में आपके आ जाते हैं क्वेश्चन तो आपके बहुत इजीली आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे, बट लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक्सप्लेन सही से नहीं करेंगे, तो उन्हें उसमें भी कम नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करना है, आपको इन तीनों का अलग तरीके से एलसीएम लेना है, उसके बाद इन दोनों तीनों का एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग निकालना है, जो हमारी वैल्यू है। ओके ना, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसमें भी हमें यही करना है, अलग आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद वैल्यू को सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, ये आपको एलसीएम करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फॉर्मूले आपको लर्न करने ही है, फॉर्मूले आपको यहाँ पे लर्न करने हैं। ठीक है, फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 नंबर है हमारे पास, इसका एचसीएफ आपको पहले से गिवन है, आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो बेटा आपके पास 2 नंबर हैं, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग आपके पास एचसीएफ है। तो जब आपके पास 2 नंबर है और एचसीएफ है तभी तो एलसीएम आप निकाल सकते हो ऑफकोर्स। तो आप क्या करोगे, 2 नंबर हैं आपके, आपने इसको प्रोडक्ट वाइज लिख दिया, आपको जो एचसीएफ दिया हुआ था आपने एचसीएफ लिख दिया, 9 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, हमने डिवाइड किया इसको, 9 7 जा 9 3 जा, फिर हमने इन दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई किया, बेटा आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। ओके, अगर आप मल्टीप्लाई में भी गलती करते हो तो आंसर गलत आएगा, तो फिर क्या फायदा इसमें लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट को सीखने का, इसलिए आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह को भी बहुत अटेंटिव होकर करना है। ओके, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एलसीएम की वैल्यू यही आई थी और यही पूछा गया था। ओके, आई होप यू गॉट इट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एलसीएम और एचसीएफ की नॉलेज है तो आप इजीली कर, यही आई थी और यही पूछा गया था। ओके, आई होप यू गॉट इट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एलसीएम और एचसीएफ की नॉलेज है तो आप इजीली कर सकते हो। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज चेक वेदर 6 पावर n कैन बी n। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये क्वेश्चन आपको ये 6 जो वैल्यू दी हुई है इसको चेंज करके नंबर देते हैं। एग्जामिनर जो होता है ये नंबर चेंज करके देता रहता है, या कभी कभी ऐसा होता है यही क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। तो ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, check whether 6 power n can end with the zero digit for any natural number n। आपको ये चेक करना है कि 6 पावर n जो होता है, क्या आप 6 की पावर n मतलब n की कोई ऐसी वैल्यू रखोगे कि इसके जो यूनिक डिजिट होगी जीरो होगा, मीन्स आपका जो एंड डिजिट होगी जीरो होगा। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है, अगर कोई डिजिट आपके पास है और अगर उसके लास्ट में मीन्स यूनिक डिजिट पे जीरो या फाइव है तो वो फाइव से डिविजिबल होता है, हमें इतना तो पता है। तो हो सकता है हो जाए, लेकिन हम चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, वी नो दैट एनी नंबर विद यूनिट प्लेस जीरो और फाइव डिविजिबल बाय फाइव। तो ये स्टेटमेंट आपको याद करिए, या आपको पहले से पता है तो इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो इफ 6 पावर n, इसीलिए अगर 6 की पावर n हम करते हैं और उसकी एंडिंग जो है जीरो हो जाती है इंटू, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन जब हमने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू थ्री आया। क्या आपको यहाँ पे कहीं 5 दिख रहा है या जीरो नहीं दिख रहा है? तो क्या बोलेंगे, लेकिन इट डज नॉट, बट इट डज नॉट कंटेन 5 इन द प्राइम फैक्टर, लेकिन इसके प्राइम फैक्टर में कहीं पे भी 5 नहीं है। तो 6 पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 5। तो ये 6 पावर n 5 से डिविजिबल नहीं होगा। एक तरीके से मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया था, क्योंकि उन्होंने बोला था चेक करके बताइए। तो ये प्रूव हो गया, 6 पावर n कैन नॉट इन विद जीरो, मीन्स 6 की पावर आप n अगर करते हैं, मान लीजिए आप n की वैल्यू 1 रखिए तो 6 की पावर 1 तो ये 6 हो गया, तभी तो 3 इंटू टू ही आएगा। तो बेटा ये कभी नहीं इसके यूनिट डिजिट पे जीरो हो सकता है, नेवर एवर। तो ये हमारा जो चेक वैल्यू है ये हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, आई होप यू गॉट इट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए, आपको एज इट इज एग्जाम में नोट डाउन करना है। आपको इस टाइप के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक सपोज करिए 6 की जगह कोई और नंबर दे दिया जाए, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहो कि कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछ तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर सको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, आपको कंपोजिट नंबर के बारे में दिया हुआ है और बोला गया है इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करिए। बेटा आपको कंपोजिट नंबर के बारे में पता होगा आई थिंक, अगर नहीं पता हो आई थिंक मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया है कंपोजिट नंबर के बारे में। ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मीन्स आप बेसिकली जिसके एलसीएम कर सकते हो, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो हमारे यहाँ पे जो पहली वैल्यू दी हुई थी, हमने पहली वैल्यू पे चेक किया है, आप देख सकते हो दोनों में 13 था, हमने 13 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसका हम यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। ओके ना, तो हमने ये वैल्यू लिख दिया। हम देख सकते हैं इसके मोर देन 2 फैक्टर है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। अब नेक्स्ट वाले इस पे चलते हैं। हमने यहाँ देखा इसमें भी 5 कॉमन था, 5 कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी हमारे मोर देन 2 फैक्टर है, ये हमारा मल्टीप्लाई 1 होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर होगा। बस इसमें इतना ही करना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन की लेंथ तो बहुत बड़ी है, बट क्वेश्चन में है कुछ नहीं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है और उसके अराउंड क्या है, सर्कुलर पाथ है। सोनिया जो है 18 मिनट लेती है टू ड्राइव 1 राउंड द फील्ड। जब वो क्या करती है, 1 राउंड अगर लगाना है उसको उस फील्ड का, तो उसको 18 मिनट्स लग रहे हैं, 18 मिनट्स। और रवि एक पर्सन है, उसको 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, आप सपोज करिए दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो कितने मिनट बाद एक दूसरे से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? तो बेटा ये क्या बोला गया, कॉमन चीजों के बारे में बात की गई है। और ये जब कॉमन चीजों के बारे में बात की गई, आप समझ जाइए, तो उस कंडीशन में लोएस्ट कॉमन जो भी होती है वैल्यू, तो उस कंडीशन में हमेशा हम HCF निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया सोनिया रवि जो है मूव करते हैं सेम डायरेक्शन पे सेम टाइम पे। तो हमारे पास जो दोनों की टाइम की वैल्यू थी, हमने क्या कर लिया, उनका एलसीएम ले लिया, दैट इज 36। कैसे आया, हमने 18 का अलग लिया और यहाँ पे हमने 12 का अलग किया, तो हमने यहाँ निकाला 36 एलसीएम आया। इसका मतलब ये है दे विल मीट अगेन आप स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ओके, दोनों की कॉमन पॉइंट पता करनी थी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब मिलेंगे, तो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ओके, नाउ इसे नोट डाउन कर लीजिए। बट क्वेश्चन बहुत बड़ा था, बट
था कुछ नहीं इसमें ना बेटा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू सो मच एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। बेटा अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो मतलब कौन सी टॉपिक वीडियो चाहिए आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।